नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने जीत क्लासेस में, जहां हम पढ़ाते नहीं सिखाते हैं। आज हमारे साथ बने रहिएगा पूरे वीडियो में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाके लाया हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। ठीक है, एक ऐसा मंच जहां हम सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करा रहे हैं। अभी विशेष फोकस आप एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी को लेकर हम चल रहे हैं। तो चलिए, हमारा एक ऐसा मंच है जहां हम एकदम स्पेशल तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अभी हमारे तैयारी कराने का मकसद क्या है? देखिए, हम तैयारी जो करा रहे हैं वो आपको क्वेश्चन बेस्ड तरीके से तैयारी करानी। क्वेश्चन दे के उसके बाद उसके जितने भी ऑप्शन है उसको क्लैरिफाई करिए, क्वेश्चन को क्लैरिफाई करने का तरीका। ठीक है, जिससे आपका ना सिर्फ वो क्वेश्चन तैयार हो, बल्कि क्या हो कि आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है वो भी तैयार होता चला जाए। ठीक है, जिससे आपको क्या होगा कि सिर्फ 15 क्वेश्चन में महज आप 60 क्वेश्चन करने के काबिल हो जाते हो। ठीक है, तो चलिए सेट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन ये है, यानी 61 नंबर चौथे सेट का, पांचवें सेट का, ये हो गया आपका कि एक्रोफोबिया क्या है। देखिए, जहां भी फोबिया जुड़ा होता है वो होता है आपका डर से जुड़ा होता है। एक्रो मतलब होता है ऊंचाई, यानी जहां ऊंचाई का डर हो वो हो जाता है आपका एक्रोफोबिया। यानी एक्रोफोबिया क्या है? तो ये होता है आपका ऊंचाई का डर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर बात करें कुत्ते के डर का, यानी आपको फियर ऑफ डॉग, उसको क्या कहते हैं? तो वो होता है साइनोफोबिया। ठीक है, साइनोफोबिया क्या होता है? कुत्ते का डर। बैथोफोबिया जो होता है वो होता है गहराई का डर। ठीक है, आपको अगर डेप्थ से डर लगता हो तो वो हो जाएगा आपको बैथोफोबिया कहलाता है। ठीक है, यानी फोबिया मतलब डर होता है, एक्रो मतलब ऊंचाई होता है। तो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा एक्रोफोबिया, ऊंचाई का डर। चौथा जो होता है वो होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर, यानी अजनबियों का डर। ठीक है, ये वो आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा। यानी इससे क्या हो जाएगा आपका रिलेटेड कि एक पर्सन अगर ऊंचाई से डरता है तो वो क्या हो जाएगा आपका एक्रोफोबिया से वो पीड़ित है, यानी एक्रोफोबिया डिजीज उसको है। ठीक है, तो एक्रोफोबिया क्या है? तो ऊंचाई का डर है। क्लियर? नेक्स्ट की तरफ बढ़े हैं। तो 62 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है। देखिए, आजकल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन चल रहा है, बहुत अच्छा, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। अभी बीईओ में पूछा गया था, हाल ही में 10 दिन पहले बीईओ का एग्जाम संपन्न हुआ। इसके पहले पीसीएस में पूछा गया था, उसके पहले वीपीएससी में पूछा गया था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चन हो जा रहा है। चलिए एक एक करके अगर इसको मैप के माध्यम से समझें तो देखिए, होकैडो, होन्शु, शिकोको, ओकिनावा, ठीक है, क्यूशु, ये जितने भी हैं ये द्वीप जापान से हैं। जावा जो है द्वीप, ये जावा, अगर हम क्रम से बात करें वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट में सुमात्रा, फिर जावा, फिर बोर्नियो, यानी सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, ये 3 द्वीप समूह जो है, ये आपका द्वीप जो है वो इंडोनेशिया द्वीप समूह में आ जाता है। ठीक है, यानी ये इंडोनेशिया का द्वीप है, ये जापान का द्वीप नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिलहाल अगर मैप से अगर हम इसकी बात करें तो देखिए, होकैडो जो है ये सबसे ऊपर, आप क्रम याद रखिएगा, जापान के द्वीप, पूरा जापान जो है ये पूरा द्वीपों से बना हुआ है। होकैडो सबसे ऊपर, और इसकी जो सबसे बड़ी द्वीप है दैट इज होन्शु, और ये लाई करता है, ये आपका यहां से यहां तक लाई करता है। ठीक है, तो सबसे ऊपर होकैडो, फिर होन्शु, फिर शिकोकू, फिर क्यूशु। ठीक है, याद रखिएगा। इसके नीचे भी है ओकिनावा, ओकिनावा भी पूछा जाता है, यहाँ पे एकदम नीचे ये मेंशन्ड है। तो ये भी जापान का द्वीप समूह है, द्वीप है। ठीक है, आइलैंड है। तो ये याद रखिएगा, होकैडो, उसके बाद होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप, शिकोकू, क्यूशु और ओकिनावा ये नीचे है। तो ये 4-5 द्वीप जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम याद रखिएगा, सबसे बड़ा कौन है ये भी याद रखिएगा। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर हो गया आपका निम्न में से कौन सा जापान का द्वीप नहीं है, तो वो हो जाएगा आंसर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 63 कह रहा है कि माँ के दूध में अभाव होता है किस चीज का? तो देखिए, लैक किस चीज का होता है? तो माँ के दूध में कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैलोरी भी पाई जाती है अच्छी खासी, आयरन की कमी होती है। ठीक है, माँ के दूध में बस एक चीज नहीं होता, वो होता है आयरन। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इसी कारण कभी आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो डॉक्टर उसको प्रेस्क्राइब करता है कि आप आयरन की टैबलेट लें, क्योंकि बच्चे में किसी प्रकार की आयरन की कमी ना हो, नहीं तो वो अनीमिया से ग्रसित हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है अनीमिया, आयरन की कमी से क्या हो जाता है? अनीमिया का रोग होता है। ठीक है, अनीमिया डिजीज हो जाता है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पे क्या किया जाता है, प्रेग्नेंट महिलाओं को आयरन की टैबलेट, आयरन की दवा जो होती है वो दी जाती है। ठीक है, और ये चाहिए कितना? तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी हो तो 30 to 50 mg पर डे के हिसाब से उसको नीड होता है आयरन का। ठीक है, अब वो एज के हिसाब से है, उसको 30 भी काम चल जाता है, 25 में भी काम चल जाता है, 50 तक भी काम चल जाता है। वो डिपेंड होता है उनके एज पे और फैक्टर पे कि कितना उनको कमी हो रहा है।
फिलहाल माँ के दूध में अभाव जो होता है वो किसका होता है, तो आयरन का होता है, याद रखिएगा। वैसे आपको पता होगा कि दूध यानी मिल्क और अंडा को यानी एग को, मिल्क एंड एग इज नोन एज कंप्लीट फूड, ठीक है। ये इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है क्योंकि इसमें सारी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि अस्किनी नदी किस नदी का पुराना नाम है, ठीक है। नदी का पुराना नाम पूछा है, तो देखिए चिनाब नदी का जो पुराना नाम है वही अस्किनी नाम है, ठीक है। यानी चिनाब नदी जो पहले समय में जानी जाती थी वो अस्किनी नदी के नाम से जानी जाती थी। सरस्वती नदी पहले इसका नाम घग्घर नदी था, ठीक है, अब इसको सरस्वती कहा जाता है। ये सारे आप जम्मू कश्मीर की नदियां हैं, तो उधर आप अगर आपको पता होगा तो आप देख सकते हो इसका क्रम किस कौन ऊपर है कौन नीचे है। तो चिनाब जो है इसका नाम अस्किनी हो गया, सरस्वती का नाम घग्घर हो गया, सतलज का नाम सतुद्री हो जाता है, ठीक है, सतलज सतुद्री नदी। और झेलम का नाम आपका वितस्ता हो जाता है, ठीक है। वितस्ता, झेलम का, सतलज का सतुद्री, सरस्वती का घग्घर और चिनाब का अस्किनी नदी। यानी अस्किनी नदी किस नदी का पुराना नाम है, तो वो हो जाएगा चिनाब नदी का। चलिए तो आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 65 है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। देखिए ग्रैमी पुरस्कार जो होता है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। जो संगीत के क्षेत्र में बेहतर परफॉर्म करते हैं, बेहतर उनका जो उनका कंट्रीब्यूशन होता है म्यूजिक के फील्ड में, उनको दिया जाता है ग्रैमी अवार्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्रैमी। फिलहाल अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म में आपको पता ही है ऑस्कर अवार्ड भी दिया जाता है, हमारे यहाँ दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, आईफा अवार्ड होता है, ये सब फिल्म के पुरस्कार हैं। संगीत के क्षेत्र में हो गया ग्रैमी पुरस्कार हो गया, ठीक है। पत्रकारिता में देखिए पत्रकारिता को पुलिटिजर प्राइज भी मिलता है। पुलिटिजर अक्सर पूछा जाता है एसएससी और एसएससी के एग्जाम में कि पुलिटिजर प्राइज किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो पत्रकारिता हो जाएगा। अभी हाल ही फिलहाल में रवीश कुमार जी को मिला था, ठीक है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार उनको मिला था, तो वो भी पत्रकारिता क्षेत्र से रिलेटेड है। विज्ञान से रिलेटेड क्या है, तो विज्ञान से आपका भटनागर पुरस्कार है, कलिंग अवार्ड है, ठीक है, ये आपके साइंस के फील्ड से है। पत्रकारिता जर्नलिज्म से आपका पुलिटिजर हो गया, रमन मैग्सेसे अवार्ड हो गया। संगीत के क्षेत्र से यानी म्यूजिक के क्षेत्र से आपका ग्रैमी पुरस्कार हो गया। फिल्म में आपका पता ही है, आपको ऑस्कर अवार्ड है, आईफा अवार्ड है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये सारे फिल्म है। तो इसका आंसर हो गया आपका बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। 66 कह रहा है कि यूएनओ में स्थायी सदस्यों की संख्या क्या है। ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में स्थायी सदस्य कितने होते हैं। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ कब था। तो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। 1945 को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसमें इसका महत्वपूर्ण ये इसलिए स्थापित किया गया था ताकि इंटरनेशनल पीस को मेंटेन किया जा सके, ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है, क्योंकि आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये स्थापित हुआ था, ठीक है। 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ तो हर जगह क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा, आपने अभी 1919 में ख़त्म हुआ था वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद फिर 1939 से स्टार्ट ही हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये वर्ल्ड वॉर ना हो, इंटरनेशनल पीस रहे, मेंटेन रहे, लोग आपस में भाईचारे का संबंध रखें, फ्रेंडली रिलेशन रखें, ठीक है, दोस्ती रखें। तो इसके लिए यूएनओ को स्थापित किया गया ताकि लोग इसके अंडर में क्या करें, ये देख रेख करें कि कहीं बीच बचाव करे, लड़ाई ना हो, ठीक है। तो यूएनओ का फॉर्मेशन इस कारण हुआ। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। इसको कब स्थापित किया गया था, 24 अक्टूबर 1945। अब स्थायी सदस्यों की बात करें तो देखिए यूएनओ में भी 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी होते हैं, मतलब टेम्परेरी होते हैं, और स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। 5 आपके परमानेंट सदस्य हैं। तो यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। यूएनओ में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5। और ये कौन कौन से हैं, तो ये हैं आपके, देखिए एक ट्रिक है, फुकरू, अभी फुकरे मूवी आया था ना, फुकरे मूवी, उसके जस्ट रिलेट करके आप याद कर सकते हो, फुकरू, FUCRU, ठीक है। तो फुकरू से क्या क्या हो जाएगा, F से फ्रांस हो जाएगा, W है तो एक हो जाएगा ब्रिटेन UK, और एक U हो जाएगा USA, C से हो जाएगा चाइना, और R से हो जाएगा रशिया। यानी फुकरू में हो गया फ्रांस, UK दैट इज ब्रिटेन, चाइना, इंग्लैंड हो गया, चाइना हो गया, रसिया हो गया, और USA हो गया। ये 5 लोग जो हैं स्थायी सदस्य हैं, ठीक है।
चलिए आगे की बात करें तो लोकसभा में दूसरा सर्वाधिक सीटों की संख्या किस राज्य से है? ठीक है, तो लोकसभा में दूसरा सर्वाधिक सीटों की संख्या किस राज्य से है? तो वो राज्य है आपका, आपको पता ही होगा कि पहला राज्य उत्तर प्रदेश है, क्योंकि इसको राजनीतिक क्षेत्र का केंद्र माना जाता है, पॉलिटिकल सेंटर माना जाता है उत्तर प्रदेश को, क्योंकि अकेले ये 80 सीटों का जिम्मेदारी लेता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा की आपकी 31 है। तो यहाँ पे इतने ज़्यादा मेंबर हो जाते हैं कि अकेले ये चाहे तो सत्ता पलट कर सकता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश को इसीलिए राजनीतिक का सेंटर माना जाता है, राजनीति सेंटर माना जाता है। फिलहाल क्वेश्चन में पूछ रहा है, पहला ना पूछ के पूछ रहा है कि दूसरा सर्वाधिक सीटों की संख्या, मतलब लोकसभा में जो सेकंड हाईएस्ट रिप्रेजेंटेटिव सीट है वो कहाँ से है, किस स्टेट से है? तो देखिए ये है आपका महाराष्ट्र से। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र में 48 सीट है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। पहले उत्तर प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर वेस्ट बंगाल है, ठीक है, उसके बाद बिहार है। ठीक है, तो ये आपका याद रखिएगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि लोकसभा की सीटों की संख्या 80 है, राज्यसभा में 31 है, महाराष्ट्र में 48 संख्या है, वेस्ट बंगाल में 42 संख्या है। ठीक है, तो ये क्रम, 3 महत्वपूर्ण क्रम याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। ठीक है, लोकसभा के अगर दृष्टिकोण से बात करें तो, सीटों की संख्या से बात करें तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। दूसरा सर्वाधिक है, पहला अगर पूछे तो उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बात कर बढ़े तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे आपके, इसमें कौन हो जाएगा, जीवी मावलंकर या एम ए अयंगर? देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, आपके जीवी मावलंकर जो हैं ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं, यानी स्पीकर, लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर कौन थे? तो ये जीवी मावलंकर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके बाद आपके लोकसभा के अगर फर्स्ट डिप्टी स्पीकर की बात करें, यानी उपाध्यक्ष की बात करें, तो वो आपका आंसर हो जाएगा एम ए अयंगर साहब। ठीक है, ये आपके कौन हो जाएगा, डिप्टी स्पीकर हो जाएंगे। गोविंद बल्लभ पंत ये उत्तर प्रदेश के सबसे पहले सीएम रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के सबसे पहले सीएम गोविंद बल्लभ पंत साहब रहे हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश 1947 में जो सरोजनी नायडू गवर्नर बनी, यानी पहली गवर्नर यूनाइटेड प्रोविंस की, यानी उत्तर प्रदेश की, कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी। ठीक है, ये हो गया आपका सरोजनी नायडू यहाँ की गवर्नर उत्तर प्रदेश की। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर। एम ए अयंगर जो थे वो थे लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष। और जीवी मावलंकर जो थे, ये गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनका ये पिक लगा हुआ है, ये लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। चलिए क्या कह रहा है 69 नंबर की, काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित है? यानी आपका कह रहा है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट जो काकरापार है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है भाई? काकरापार जो है आपका गुजरात में स्थित है। ठीक है, गुजरात में ये न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो गुजरात में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। अगर तमिलनाडु की बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट बहुत कम है भारत में, जितने हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो याद करके। उत्तर प्रदेश में नरोरा है, वहाँ परमाणु संयंत्र है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु संयंत्र है। ठीक है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है। गुजरात में आपको बता ही दिया काकरापार परमाणु संयंत्र। कर्नाटक में आपका कैगा है। ठीक है, कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है। राजस्थान में आपका रावत भाटा है, जो पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है परमाणु संयंत्र, अक्सर मैच द फॉलोइंग के केस में पूछ लिया जाता है। ठीक है, के फॉर्म में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा काकरापार परमाणु संयंत्र ये आपका गुजरात में है, तमिलनाडु में कलपक्कम है, कर्नाटक में कैगा है, राजस्थान में रावत भाटा है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए तो आगे की प्रश्न की तरफ बढ़े हैं। तो प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? देखिए मुरलेन, अगर किसी बात पे आपको मज़ा नहीं आया, ठीक है, तो आप क्या करते हो, बोलते हो आपका गला दबा देंगे यानी मोड़ देंगे। ठीक है, तो आप मोड़ने की बात करते हो, तो दैट मज़ा नहीं आया तो मोड़ देते हो ना। तो आपने कहा कि मिजोरम, यानी मुरलेन कहाँ स्थित है आपका, ये हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क है। ये कब स्थापित हुआ था? ये 1991 में स्थापित हुआ था। उसके बाद अगर मेघालय की बात करें
तो मेघालय में नोक रेक है। देखिए मेघ मतलब बादल, अगर क्या करे तो आप बादल, अगर आपके यहाँ बारिश वारिश नहीं हो रहा है तो मन करता है कि जाके बादल में क्या करें, रेक लगा दे या छेद कर दे, है ना। तो इन द सेंस कि मेघालय में मेघ के में रेकी करना या उसका क्या करना, उसमें छेद करना, एक प्रकार से बस याद करने का तरीका, आप जिस तरह से याद कर लो। तो मेघालय में नोक रेक हो जाएगा, ठीक है। मेघालय बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क बता रहा हूँ, बहुत पूछा जाता है एसएससी में तो खास तौर पे। मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम, मेघालय में नोकरेक, ठीक है। नागालैंड में देखिए, नागालैंड में ट्राइब्स ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ के ट्राइब्स की बात करें तो क्या करते हैं भाई, है ना, ताकी 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 रे चिंता ता चल रहा है उनका, तो ताकी ताकी मतलब इन द सेंस कि ईटांकी यानी इटांकी नेशनल पार्क जो है वो नागालैंड में है, ठीक है। यानी ईटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में, मेघालय में नोकरेक और मिजोरम में आपका मुरलेन, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में दो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एक नामदफा है और एक मौलिंग है। ये नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश का इंपॉर्टेंट हो गया। तो यानी मुरलेन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। मेघालय में नोकरेक, नागालैंड में इतांकी, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा और मौलिंग, ठीक है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़े। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्मा राम पांडुरंग साहब ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। फिलहाल अगर ए की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी 1828 में, जिसके बाद 1829 में उन्होंने और विलियम बेंटिक साहब ने मिलकर क्या किया था, सती प्रथा का इरेडिकेशन किया था, सोसाइटी से हटाया था, यानी सती प्रथा 1829 में हटा था, याद रखिएगा। तो खैर राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया। दयानंद सरस्वती साहब आर्य समाज की स्थापना किए थे 1875 में, 1875 में। आत्माराम पांडुरंग साहब ने प्रार्थना समाज की स्थापना किया था 1867 में, ठीक है। उसके एक साल पहले केशव चंद्र सेन साहब ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था, वहीं आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन साहब ने किया था 1866 में, और ब्रह्म समाज की 1828 में हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, प्रार्थना समाज फाउंडेड बाई आत्माराम पांडुरंग। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़े। तो निम्न में से कौन सी समिति सिर्फ लोकसभा के सदस्यों से मिलकर बनती है? देखिए समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें तीन समिति की बात कर रहा है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति ये दो ऐसी समिति है जो जिसके 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य आपके राज्यसभा से इसमें होते हैं। जबकि प्राक्कलन समिति में ये सबसे बड़ी समिति होती है, ठीक है, ये सबसे बड़ी समिति है, एस्टिमेट समिति इसको बोलते हैं। प्राक्कलन समिति ये सबसे बड़ी समिति है और इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और वो सारे के सारे सदस्य लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति में 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से। लोक उपक्रम समिति में 15 सदस्य आपके, इसमें भी लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से, इसके भी 22 होते हैं, इसके भी 22 होते हैं। प्राक्कलन समिति में कुल 30 मेंबर होते हैं और ये 30 मेंबर लोकसभा से चुने जाते हैं। अब अध्यक्ष की अगर बात करें तो लोकसभा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा समिति का अध्यक्ष जो होता है ये विपक्षी क्या करता है, लोकसभा का स्पीकर जो होता है यानी लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो किसी विपक्षी दल के, ठीक है, अपोजिशन पार्टी के किसी सदस्य को इसका अध्यक्ष चुनता है। वो क्या करता है कि वो भारत सरकार के वार्षिक लेखों की जांच करता है, निगरानी करता है कि जिस मद में पैसों का अलॉटमेंट हुआ है पैसे उसी मद में खर्च किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो ये काम कौन करता है? लोक लेखा समिति। प्राक्कलन समिति जो होता है ये मैंने बता दिया कि सबसे बड़ी समिति होती है, 30 सदस्यों की समिति है और ये सारे के सारे सदस्य लोकसभा से जुड़ते हैं। इनका अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी का होता है, यानी रूलिंग पार्टी का कोई सदस्य होता है। इसको भी कौन चुनता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष चुनता है, ठीक है। इनका काम क्या? इनका काम बजट के बाद शुरू होता है, ठीक है। बजट में प्रस्तावित जितने भी खर्च होते हैं उनकी समीक्षा करना होता है कि भाई जो बजट में हमने प्रस्ताव रखा है, सरकार रखा है, वो सही से पैसे खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये प्राक्कलन समिति का काम कर दिया। लोक उपक्रम समिति
याद रखिएगा, ये इसमें क्या करता है, लोकसभा का अध्यक्ष किसी भी एक मेंबर को, लोकसभा के किसी भी एक मेंबर को इसका अध्यक्ष चुनता है और उसकी जिम्मेदारी हो जाती है कि सरकार की जितनी भी परियोजनाएं हैं, LIC है, एयर इंडिया के रिपोर्ट्स जो होते हैं, कैग का रिपोर्ट होता है, उस पर समीक्षा करे, जांच करे, ठीक है। तो ये इसका काम हो जाता है लोक उपक्रम समिति का। यानी फिलहाल किस समिति में लोकसभा के सदस्य सिर्फ होते हैं, तो वो हो जाएगा प्राक्कलन समिति। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो हाँ, 73 कह रहा है कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंचनजंगा कुछ ऐसे नाम है जो बड़ा कंफ्यूजिंग है। कंचनजंगा हो गया, ठीक है, K2 हो गया, लोग कहते हैं K2 को कंचनजंगा बोल दिया। नहीं भाई, K2 तो गॉडविन ऑस्टिन है, वो जम्मू कश्मीर है, कंचनजंगा सिक्किम में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आपका पूछ रहा है कि कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है, तो कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में स्थित है और ये भारत, फ्री भारत का यानी स्वतंत्र भारत का, जिस पर किसी भी का राज न चले, सिर्फ भारत के प्रशासन चल रहा हो, उसका ये सबसे ऊंचा पर्वत है। यानी अगर सीधा सीधा सा पूछ लिया जाए कि फ्री स्वतंत्र भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा पर्वत है। अब ये स्वतंत्र भारत क्यों लग रहा है, देखिए अगर सिर्फ भारत की बात करें कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है, तो वो हो जाएगा K2 एंड इट लाइज इन द रेंज ऑफ काराकोरम रेंज, और वो कहाँ है, वो आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में K2 है, जिसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर है। आपको दिखा देता है ऐसे, आप इससे बेहतर समझ पाएंगे। देखिए K2 जो है ये आपके POK क्षेत्र में है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में। तो इसलिए हमने कहा स्वतंत्र भारत का जब नाम लेंगे तो ये हो जाएगा आपका कंचनजंगा, जो यहाँ स्थित है 8586 मीटर का। और आपका अगर K2 की बात करें तो भारत का सबसे ऊंचा है 8611 मीटर का, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि नेपाल पे के बॉर्डर, नेपाल में जो स्थित है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा है 8848 माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अगर बात करें 8611 K2 सेकंड हाईएस्ट, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट 8586 हो गया कंचनजंगा, ठीक है। यानी ये 3 हो गए। तो हमेशा याद रखिएगा कि कंचनजंगा पर्वत पूछ के कंफ्यूज किया जाता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में एक और याद नाम रखिए, नंगा पर्वत और नंदा देवी। नंदा देवी जो है वो उत्तराखंड में है और नंगा पर्वत जो है वो आपका जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जितने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हीं क्वेश्चन को पुट आउट करता हूँ और उसको बेहतर एक्सप्लेन करके आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ताकि आप कभी भी गलत ना करो क्वेश्चन। कंचनजंगा पर्वत सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में मैंने बताया कि K2 POK क्षेत्र में है, काराकोरम रेंज पे है, ये है आपका काराकोरम रेंज, ठीक है। जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में मैंने बताया नंदा देवी, जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत, ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा। और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे एकदम ईस्टर्न पार्ट में है आपका नामचा बरवा नाम का पर्वत है, नामचा बरवा, ठीक है, जो सबसे भारत के ईस्टर्न हाईएस्ट आपका पीक हो जाता है, ठीक है, नामचा बरवा अरुणाचल प्रदेश। तो इस आंसर का हो जाएगा आपका कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है, तो यह हो जाएगा आपका सिक्किम, दैट इज राइट आंसर C। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर, बिलग्राम का युद्ध कब हुआ, मतलब बैटल ऑफ बिलग्राम कब हुआ, 1539 में? जी नहीं, 1539 में नहीं हुआ। तो देखिए बैटल ऑफ बिलग्राम कब हुआ, 2 युद्ध याद रखिएगा इस बैटल से याद आ रहा है कि एक 1539 का और 1540 का, ठीक है। 1539 में सबसे पहले युद्ध हुआ हुमायूं का शेरशाह सूरी से, ठीक है। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया, ये यूं कह सकते हैं, हुमायूं वहां से फ्लैट भागा और वो आगरा में आया, ठीक है। बैटल ऑफ चौसा में, यानी बैटल ऑफ चौसा जो था 1539 ईस्वी में हुआ, जिसमें शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाई हुआ, जिसमें हुमायूं हार गया, ठीक है। तो हार गया तो वो भाग आया। इसके बाद आप शेरशाह सूरी ने क्या किया, 1540 में एक बार फिर से अटैक किया हुमायूं के ऊपर और इस बार बुरी तरीके से पराजित हुआ बैटल ऑफ बिलग्राम में, ठीक है। ये बिलग्राम कहाँ है, ये आपके हरदोई के आसपास पड़ता है, ये उत्तर प्रदेश के हरदोई डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो बैटल ऑफ बिलग्राम में युद्ध हुआ 1540 ईस्वी में। इसमें बुरी तरीके से हारा हुमायूं, और इतनी बुरी तरीके से हारा है कि वो 15 साल तक पर्सिया भाग गया, ठीक है। तो हुमायूं 15 साल तक, यानी 1540 से 1500 आपके माफ करिएगा 15 साल नहीं 5 साल, ठीक है, 1545, ठीक है। तो 1545 में, ठीक है, 1545 में वो 5 साल तक पर्सिया रहा। इसमें ये शेरशाह सूरी वंश का स्थापना किया गया था, ठीक है।
तो बिलग्राम का युद्ध आप याद रखिएगा किसके किसके मध्य हुआ। तो बिलग्राम का युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाई हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी को विजय मिला, हुमायूं को पराजित होना पड़ा और वो भाग गया पर्सिया। 1539 में बैटल ऑफ चौसा हुआ था, ठीक है। 1556 में पानीपत का युद्ध आपको पता ही है। खैर, तो ये हो गया, इसका आंसर हो जाएगा आपका 1540। आगे की बात करें, कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है, ठीक है। तो कजाकिस्तान की राजधानी, ध्यान दीजिएगा, इसमें सारे ऑप्शन बहुत कंफ्यूजिंग हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है वो 5 जो तान 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 लगा हुआ है, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है ना, उज्बेकिस्तान, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन, जिससे जहाँ कंफ्यूजिंग होते हैं वहाँ से क्वेश्चन बहुत रेज किए जाते हैं एग्जाम में। तो कंफ्यूज का कुछ नहीं होना है। आप देखिए मैं एक बार पहले ऐसे बता देता हूँ, फिर आपको मैप से बता देता हूँ, तो उससे क्लियर हो जाता है। कजाकिस्तान की राजधानी फिलहाल नूर सुल्तान है। फिलहाल का नूर सुल्तान का मतलब ये हुआ कि कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना थी, अस्ताना का नाम अभी 2019 में बदल के नूर सुल्तान रख दिया गया। क्यों? क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति जो नूर सुल्तान नजरबायेव थे वो अब रिटायर हो गए, यानी वो सबसे पहले राष्ट्रपति थे। 1990 से वो राष्ट्रपति थे और आज तक वो राष्ट्रपति रहे हैं, मतलब 2019 तक रहे हैं। तो उनके सम्मान में, उनका नाम नूर सुल्तान नजरबायेव था, तो उनके सम्मान में पूरे कजाकिस्तान की राजधानी का नाम जो अस्ताना था उसको बदल के नूर सुल्तान कर दिया गया, ठीक है। तो अब कजाकिस्तान की राजधानी क्या हो गई? नूर सुल्तान हो गई। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अस्ताना कहा गया, अस्ताना तो दिया ही नहीं है, तो अस्ताना का नाम ही बदल के नूर सुल्तान रखा गया है, ठीक है। तो कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित हो गई? नूर सुल्तान। अब देखिए, अगर मैप से अगर बात करें तो आपका मैप ये हो जाता है, आपका ये देखिए, ये सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड कंट्री है पूरे वर्ल्ड की, ठीक है। कजाकिस्तान सबसे ऊपर है, ठीक है। ये हमारा भारत का, ये थोड़ा दिख रहा होगा आपका, ये भारत है, बगल में पाकिस्तान, उसके बगल में अफगानिस्तान, और ये जो 5 कंट्री दिख रही है आपको, बहुत कंफ्यूजिंग होता है इसका। तो मैं इसके लिए यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है कि आप मैप देख लोगे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो मैप देख के देखिए कि कजाकिस्तान जो है सबसे ऊपर है और ये सबसे बड़ी, पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंडलॉक्ड यानी स्थल रुद्ध देश है, ठीक है, कजाकिस्तान। इसके बाद देखिए, कजाकिस्तान से किर्गिस्तान, नीचे टी तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ठीक है। के ऊपर कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, और इधर तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, और बीच में उज्बेकिस्तान हो गया। यानी ट्रिक से अगर याद करें तो अगर मान लीजिए के बीच में टी का, इन द सेंस, सॉरी, ऐसे आप याद कर सकते हैं कि के और तू, मतलब के और टी के बीच में उज्बेकिस्तान आ गए, वो आ गए, ठीक है। मतलब के और टी के बीच में वो आ गए। तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान के बीच में उज्बेकिस्तान आ गए, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इस तरीके से एक एक करके राजधानी अगर देख लें तो कजाकिस्तान का मैंने बता दिया नूर सुल्तान, ठीक है। उसके बाद आपका किर्गिस्तान का हो जाएगा बिस्केक, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा उज्बेकिस्तान का, आपका हो जाएगा ताशकंद, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा तजाकिस्तान का दुशांबे, और लास्ट में पड़ता है तुर्कमेनिस्तान का अस्गाबात, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान, किर्गिस्तान की बिस्केक, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, तजाकिस्तान की आपकी हो जाएगी दुशांबे, और तुर्कमेनिस्तान की हो जाएगी अस्गाबाद, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी सबसे बड़ा स्थल रुद्ध, इसके आसपास कोई क्या कहते हैं, ओशन नहीं है, ठीक है, या फिर कोई बड़ी महासागर इससे किसी भी तरह से नहीं जुड़ती है। इसको आप महासागर मत मानिएगा, कैस्पियन सी है, ये सिर्फ लेक है, ठीक है। ये सबसे बड़ी झील है खारे पानी की विश्व की, तो ये कोई महासागर नहीं है। कैस्पियन सी क्या है? खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है, वर्ल्ड की, ठीक। तो ये इस तरह से आप याद रखिएगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नूर सुल्तान, जो पहले अस्ताना के नाम से जाना जाता था 2019 के पहले, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन नहीं खत्म होता है। ये रहा 15 क्वेश्चन का सेशन, जिसमें आपने सारे क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन देखा, सारे क्वेश्चन के ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये यूजफुल है, तो प्लीज़ ये वीडियो हमारे
लाइक करो, आप सब्सक्राइब करो और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करो। आप अपने दोस्तों को व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हो, फेसबुक से शेयर कर सकते हो। आप अगर इंस्टा यूज़ करो तो इंस्टा के माध्यम से भी उनको शेयर करो, ताकि हमारी वीडियो क्या हो, अधिक से अधिक फैले और ये ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब हो, ताकि हम और अच्छे अच्छे वीडियो आपको ला सकें और बेहतर एक्सप्लेन कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। नमस्कार, धन्यवाद, सब बखैर।